Students, now this is next chapter, that is electromagnetic waves. It's a very important chapter. No? So you have studied different things in all these seven chapters. No? In all these 7 chapters, you have learned a lot of the things, and that is the base for the upcoming chapter. So please understand, in chapter 4 you have learned that an electric current produces magnetic field. आपने पढ़ा था कि if this is the current carrying conductor, it will form a magnetic field around it. Clear? फिर and the current carrying wire exerts a magnetic force. अब जैसे दो और भी दो चीज बताया था ना मैंने कि जैसे दो कंडक्टर हैं, वो यदि दोनों के जो करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन सेम है, they will attract each other. If they have the opposite direction of the current, है ना, यदि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो they will repel each other, है ना. So that was the magnetic force there around the conductor, which causes an effect on each other. तो आपने ये पढ़ा कि आप सिंपल से बात ये समझिए, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, इतना आपने पढ़ा. ठीक है. चैप्टर 6 में आपने क्या पढ़ा? वी हैव सीन दैट मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद द टाइम गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड. आपने ये भी पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जब आपका चेंज, देयर वाज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर वाज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ. इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चेंज होने, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या मिला आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड मिला. ठीक है, इतना भी समझ में आया. अब क्या इसका उल्टा हो सकता है क्या कि यदि चेंज करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमको क्या मिल जाए? मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए. ऐसा थॉट पहले नहीं था मैक्सवेल के पहले. ठीक है, तो सिर्फ यहां तक अभी जो बात हुई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक, जहां फैराडे थे, तो वहां पे हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो रही थी हमको क्या मिल रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था. लेकिन क्या इसका उल्टा हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिले? यस, सी दिस. यस, there is converse is also true. Does an electric field changing with the time give rise to magnetic field? This is the question, है ना. क्या आपको ये क्वेश्चन मिल गया कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपका इसका उल्टा हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए? तो there was a Maxwell, James Clerk Maxwell. Here he 1831 to 1879 argues that this was indeed the case, not only an electric current but also a time varying electric field generates magnetic field. कैसे मालूम है? कैसे दुनिया मान ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बोल दिया, मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो क्या आप मान लोगे? नहीं मानोगे ना, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा. तो इन्होंने भी प्रूफ किया, और उसको प्रूफ मैं इसका बताता हूं कि उन्होंने प्रूफ कैसे किया. पहले आप इतना समझिए कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड. समझ में आ गया? मतलब यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसके कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है. उसको उन्होंने प्रूफ करके दिखाया. मैक्सवेल ने नोटिस किया कि जो हमने अभी एम्पियर्स लॉ पढ़ा था, B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I, उन्होंने एक नया टर्म ऐड किया, दैट वाज कॉल्ड ID, द डिस्प्लेसमेंट करंट. ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कैसा नेचर है, ये कैसे जनरेट होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण जनरेट होता है. जहां पे मूविंग चार्जेस फ्लो नहीं होते, जहां पे सिर्फ फील्ड में चेंज हो रहा है, वहां पे हम यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट का यूज करेंगे. ठीक है, मतलब कि यूज नहीं करेंगे, वहां जनरेट ही हो रहा है. क्लियर है? तो अब आप ये बात समझ गए हो ना. इन एम्पियर सर्किट लॉ एंड सजेस्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशनल करंट. उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि एक एडिशनल करंट भी जनरेट होती है. एक मूविंग चार्जेस के कारण जो करंट जनरेट हो रहा है उसके अराउंड तो ठीक है, लेकिन एक ऐसा रीजन सपोज करें जहां पे आपके चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे हैं. यहाँ पे तो चार्जेस फ्लो रहे हैं, चार्जेस के फ्लो के कारण यहाँ पे करंट जनरेट होता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई चार्जेस जनरेट नहीं हो रहे हैं, है ना. तो मैं आपको सीधा फंडा समझाता हूं कि उन्होंने कैसे, इसी से समझ लो आप, है ना. यदि ये सपोज करिए दिस इज योर कनेक्टिंग वायर एंड दिस इज योर पैरेलल कैपेसिटर पुट इनसाइड. सो यहाँ पे यदि आपने करंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव. क्लियर? अब आपने सोर्स सपोज करिए, आपने एसी सोर्स दिया हुआ है. ठीक है, तो एक बार यहाँ पे पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पोलैरिटी चेंज होती जाएगी. ठीक है, साइकिल के अकॉर्डिंग. तो आप ये समझ गए. अब यहाँ पे उन्होंने देखा कि ये जो
यहाँ पे इस रीजन में हम एक एम्पीरियल लूप कंसीडर किया, सपोज करिए यहाँ पे हमने एक एम्पीरियल लूप कंसीडर किया जिसकी करंट आई है, तो म्यू नॉट क्या हो गया IC, इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, चार्जेस के फ्लो होने के कारण जो हमको करंट मिलती है उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, ठीक है। तो एक IC करंट मिला, लेकिन कैसे मान लो कि यहाँ पे ठीक है करंट, तो आपको एक सिंपल सा पता है कि कंपास नीडल रखते हैं, है ना, जब कंपास नीडल रखते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक सुई रहती है तो डिफ्लेक्ट करती है ना, मतलब मैग्नेटिक कंपास नीडल है, तो इस तरीके से आप बना लो इसको, ठीक है। तो इधर से दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, तो ये इस रीजन में क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट होता था इधर। लेकिन यदि यहाँ पे कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है और मैं यहाँ पे यदि इसी को यहाँ पे रखूं, ठीक है, ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ऑलराइट। तो यहाँ पे तो इसको कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। यदि हम यहाँ पे मान रहे हैं कोई करंट नहीं है, यदि यहाँ पे कोई करंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि यहाँ पे एक लूप कंसीडर करें, है ना, एम्पियर लूप कंसीडर करें, और दिस एम्पियर लूप हैजंट कंटेन एनी चार्ज या फिर एनी करंट, है ना, कोई करंट इसमें इंक्लोज नहीं किया है, तो इस कंडीशन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट IC क्या हो जाएगा, IC क्या है, 0 हो जाएगा। यदि ये 0 हो गया तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए हमको, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं होगा क्योंकि करंट नहीं है वहां पे। लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि देयर वाज अ डिफ्लेक्शन इन दिस मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हो गया है यहाँ पे भी। तो ऐसा क्यों हो गया, यहाँ पे तो कोई चार्ज या फिर कोई चार्ज पार्टिकल फ्लो नहीं हो रहा, कोई करंट नहीं जनरेट हो रहा, सो आप कैसे बोल रहे हो कि यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब कि मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे डिफ्ट होता है, लेकिन यहाँ पे तो एक्सपेरिमेंटली आपको दिख रहा है। तो आपको यहां से ये पता चला कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, सोर्स अपना ऐसी है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, हाफ साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, इस तरीके से। तो इसकी पोलैरिटी तो चेंज होती जा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, फिर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से एक दूसरे की पोलैरिटी चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी, कभी इसकी वाइस वर्सा उल्टा होगी, है ना, तो रिवर्स डायरेक्शन में होगी। तो यहां पे कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके कारण ही यहां पे उन्होंने बोला कि क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, बिकॉज ऑफ चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, जिसके कारण ये मैग्नेटिक आपका जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, समझ गया। तो ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने इस रीजन को भी कंसीडर किया था, इस सरफेस एरिया को। सो उन्होंने क्या लिखा कि यदि इसको हम जनरल स्टेटमेंट में देना चाहें, समझना चाहें, तो कैसे लिख सकते हो। यदि उन्होंने बोला कि यदि आपकी टोटल जो करंट है, सपोज करिए म्यू नॉट बी डॉट dl एम्पियर सर्किटल लॉ, म्यू नॉट यहाँ पे IC प्लस ID, दो करंट जनरेट हो रही है, मतलब यहाँ पे भी एक करंट जनरेट हो रहा है। उसको कौन सा करंट उन्होंने नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। किसके कारण जनरेट, कैसे जनरेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उसके कारण एक ID करंट जनरेट होगा, उसको बोलते हैं ID, है ना, ID। और यहां से जो मूविंग चार्जेस के कारण हो रहा है, कंडक्शन करंट इसको होता है। तो यहां पे समझ आ गया। तो ओके, उन्होंने इस स्टेटमेंट को कैसे लिखा, ID को कैसे उन्होंने डिफाइन किया, आप देखिए। ID was written as epsilon naught d phi e divided by dt। phi e कैसे लिखा, इस एरिया को उन्होंने भी कंसीडर किया, इस एरिया को भी कंसीडर किया, ठीक है, कि जहां पे आपका जो, क्योंकि द फ्लक्स इज चेंजिंग पर यूनिट एरिया, इस पर यूनिट एरिया में आपका फ्लक्स कंटीन्यूअस चेंज हो रहा है ना, इस एरिया कंसीडर करो आप, इस सरफेस प्लेट के सरफेस एरिया को, तो यहां पे भी कंटीन्यूअसली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो चेंज हो रहा है। तो दिस इज epsilon naught d by dt e dot a, that is ID is equals to क्या लिख सकते हो आप, epsilon naught d phi e divided by dt, ऐसा लिख सकते हो। तो उन्होंने यही किया और इसको एक एक्सप्रेशन दिया जैसा आपको दिख रहा है, ऐसा। इसी को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, इसको लिखिए आप कैसे, म्यू नॉट IC प्लस, चलिए IC प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d phi e divided by dt। तो ही मॉडिफाइड दिस एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि ये बोलता था कि सिर्फ मूविंग चार्जेस के कारण ही करंट जनरेट होता है। तो दैट वाज इनसफिशिएंट, दैट वाज इनसफिशिएंट।
not only moving charges generate your magnetic field, but also your changing electric field also generate a magnetic field. ठीक है, किसके कारण? आईडी करंट के कारण, डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण एक उसमें भी वहां पे डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसलिए उन्होंने नया कॉन्सेप्ट दिया, दिस वाज एडिशन बाय द मैक्सवेल। सो ही wrote this expression and he said this is a Ampere Maxwell law. Which law? Ampere Maxwell law. Ampere's के जो लॉ था उसमें करेक्शन कर दिया उन्होंने, इसको ऐड कर दिया। एम्पियर का लॉ बोलता था सिर्फ मूविंग चार्ज के कारण जो करंट जनरेट हो रहा है, दैट इज कंडक्शन करंट के कारण ही आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। लेकिन मैक्सवेल ने क्या कहा? इट इज नॉट सफिशिएंट। आप तो सही बोल रहे हो, लेकिन ये इतना ही सफिशिएंट नहीं है, कुछ और के कारण ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि किसी दूसरी चीज के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। तो ही गेव कॉन्सेप्ट एंड ही प्रूव्ड इट दैट यस द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, इस रीजन में जो करंट फ्लो होगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर, इतना समझ में आ गया? तो दिस वाज द बेसिक आइडिया ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट ही गेव। और एक बात समझिए, यदि यहाँ पे आपका आईडी करंट है तो यहाँ पे आईसी करंट नहीं हो सकता, यहाँ पे आईसी करंट है तो आईडी करंट नहीं हो सकता। एक बार में क्या हो सकता है? सिर्फ एक ही करंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इस रीजन में आप देखिए दिस इनक्लोजेस दिस करंट है ना, एम्पियर लूप जो कंसीडर कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कंडक्शन करंट मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ कौन सा करंट मिलेगा? इस रीजन में प्लेट्स के बीच में, दैट इज आईडी करंट। आईसी करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार में अपने को एक ही करंट मिलेगी एक रीजन में। क्लियर है? तो इससे क्या समझ में आया अपने को कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये एक दूसरे को जनरेट करते जाएंगे। इसीलिए यदि एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, समझ रहे हो, तो किसी भी लाज हम यहां से फोन से बात करते हैं, कम्युनिकेशन जो पूरा सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज कर दिया इसने। आज हम दिल्ली में बात करते हैं, कलकत्ता में बात करते हैं, कहीं बात करें, इजीली सिग्नल पहुंच जाता है। कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार जनरेट हो गई, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, तो वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हुई, मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये कंटिन्यूअस चेन प्रोसेस होती जाती है और इसको कोई भी एक बार जनरेट होने के बाद इसको कोई भी इनपुट सोर्स की जरूरत नहीं, ये एक दूसरे को जनरेट करते जाएंगे। क्लियर? एक्चुअली स्टूडेंट्स, मैक्सवेल gave 4 equations, that is all these 4 equations. One aligned this closed integral of E dot dA is equals to Q upon epsilon 0 पढ़ चुके हो आप, गॉस लॉ पढ़ा चुका हूं मैंने इलेक्ट्रिसिटी का। V dot dA मैग्नेटिज्म के केस में मैंने बताया था मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कभी भी इक्वेशन दिया जाए और आपको पूछ लिया जाए कि उसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, सीधे उस पर क्लिक कर देना। ठीक है आपको? तो एक चीज समझ आ गया आपको कि B dot dA is equals to 0, द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। मैंने पढ़ाया था कि ये याद करिए, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में मैंने पढ़ाया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्योंकि क्लोज लूप फॉर्म करती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, किसी भी क्लोज लूप से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतने ही तो बाहर निकलेंगी ना। सो द नेट जो फ्लक्स है, मतलब कि जैसे एक क्लोज लूप हम कंसीडर करते थे ऐसे इस तरीके से, तो यहां से जितनी मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकल रही होती है तो एंटर कर रही है ना यहाँ पे, तो जो नेट है इस सरफेस का इस सरफेस ऐड करोगे तो 0 जाएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। आप मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल अलग नहीं हो सकता, साउथ पोल अलग। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप पढ़ते थे सिंगल चार्ज होता था, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से जनरेट होती थी या फिर रिसीव होती थी। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते, दे फॉर्म अ क्लोज लूप, है ना। वहां पे क्लोज लूप फॉर्म नहीं होता था, इसकी वजह से यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं मिलेगी बिकॉज दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। So number of entering lines equals to number of going out of the line, going out of this surface. All right. So third is Faraday's law जो हमने पढ़ा, E dot dA equals to minus d phi by phi b dot dt, है ना, ये आपने पढ़ा। और आपको जो अभी मैंने करेक्शन किया ये टर्म, और मैंने समझाया कि दिस इज कंडक्शन करंट एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट।
सो दिस वाज मैक्सवेल करेक्शन, है ना। उन्होंने ये बताया कि आपका सिर्फ एक्सेलरेटेड जो चार्जेस हैं, चार्जेस के कारण ही, ठीक है, मूविंग चार्जेस के कारण ही सिर्फ आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट होता, मतलब करंट के कारण ही सिर्फ आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट होता, बल्कि चेंजिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आल्सो जनरेट्स a current that is called displacement current, and because of that displacement current you get a magnetic field or okay। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण भी आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट का टर्म जो निकाला दैट इज म्यू नॉट एप्सिलॉन 0 d phi e by dt, इसके पहले मैंने बताया है अभी आपको। तो आप इतने चारों इक्वेशंस को समझ गए कि मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस क्या होती है, क्लियर। तो एक एक को मैंने समझा दिया है कि इसमें आपका आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको यू कैन नॉट सेपरेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सो द मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। सो दिस इज सेइंग दिस कि आप क्लोज लुक में ये पूरा समझा चुका हूं मैं, प्लीज आप देखिए उसको, है ना। सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सर इतना देर से बोल रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां से जनरेट होती हैं, सोर्स क्या है। स्टूडेंट्स आज अपने आसपास हर जगह आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फील कर सकते हो। बोलो कि लाइट को पकड़ लो तो लाइट को पकड़ सकते हो क्या, नहीं पकड़ सकते हैं। these are the waves that is entering on it। लाइट्स जो आप यूज करते हो घर में वो दैट इज आल्सो जनरेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सन से जो रेज आ रही हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो दे आर समथिंग डिफरेंट, दे हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर, ठीक है। सोर्सेस तो हो गए, ठीक है। सोर्सेस क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। ना कि आपका कोई भी स्टेशनरी चार्ज है, आपका पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, वो आपका स्टेशनरी चार्जेस जनरेट नहीं करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और एक बात और समझा दूं मैं आपको कि यूनिफॉर्म यदि मोशन में है चार्ज और कुछ इस तरीके से कंडीशन बनेगी, यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज करिए 10 एंटर हो रहे हैं, यहां से 10 बाहर निकल रहे हैं, यहां से 10 एंटर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और यहां से मतलब चार्ज तो मूव हो रहे हैं ना यहां पे, that is not going to give you a changing electric field, all right, that is not going to give you a changing electric, this will give you magnetic field around it, but this is not going to give you a changing electric field, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो ही नहीं रही ना, यहाँ पे 10 एंटर हो रहे हैं 10 बाहर निकल रहे हैं, क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो मिलेगा लेकिन आपको चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट मैक्सवेल ने क्या अपनी थ्योरी से बताया कि एक्सेलरेटेड चार्जेस रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे एक्सेलरेटेड चार्जेस का मतलब क्या है, ऑसिलेटिंग। जैसे ऑसिलेटिंग चार्ज हो गया कोई भी, सपोज करिए दिस इज ऑसिलेटिंग चार्ज, दिस इज ऑसिलेटिंग चार्ज and this is an example of okay, this is an example of oscillating charge, और ये चार्ज किसी एनर्जी से क्या होने लगा, ऑसिलेट होने लगा, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया। जैसे पेंडुलम, आप ऑसिलेटिंग का सबसे सिंपल एग्जांपल है आपका ऑसिलेटिंग। सपोज करिए ये ऑसिलेट कर रहा है चार्ज, ऑलराइट, बहुत सिंपल एग्जांपल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा इस तरीके से ऑसिलेट करता जाएगा, ठीक है। तो आप इस वेव को आप समझिए कि जब ये स्टेशनरी था, ठीक है, और उसको आपने क्या किया, पुश किया, तो एक आपने मैक्सिमम कंडीशन पे गया, मैक्सिमम पे गया, फिर उसके बाद क्या आया, फिर से ये जीरो पे आया अपने, है ना, यहाँ पे आया, फिर से मैक्सिमम किया लेकिन ये नेगेटिव मैक्सिमम, फिर से ओरिजिनल कंडीशन में आया, फिर से आया, ठीक है। इस तरीके से आपका चार्जेस भी ऑसिलेट करते हैं। क्या करते हैं, चार्जेस ऑसिलेट करते हैं। जैसे पेंडुलम सबसे अच्छा एग्जांपल बताया मैंने आपको, उसी तरीके से चार्जेस भी ऑसिलेट करते हैं, जिसके कारण से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, क्लियर। तो ऑसिलेटिंग चार्जेस गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन ऑसिलेट चार्ज कैसे होंगे, आपको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, और कैसा होना चाहिए एनर्जी, एनर्जी भी आपका चेंज होना चाहिए जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो इतना तो समझ में आ गया आपको। अब एक चीज और समझ लीजिए कि सपोज करिए एक एटम है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं इधर, है ना, ये न्यूक्लियस है आपका। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती है वो क्या करते हैं, जब उसको रेडिएशन मिलती है कोई भी, है ना, तो क्या करता है वो इस इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाता है, अपर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है, अपर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एनर्जी को उसने अब्सॉर्ब कर लिया। बट व्हेन इट एंड कम्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, मतलब कि एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में यदि आता है वो,
तो वो क्या करता है, अपने एनर्जी को रिलीज करता है। तो एनर्जी को जब रिलीज करता है तो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो यहाँ सर बोल रहे ऑसिलेटिंग चार्ज है ना, वो जनरेट करता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखिए ये क्या करता है, जब ये चार्जेस यहाँ पे आते हैं तो ये सम एक्सटेंट पे कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए क्या करते हैं, वो ऑसिलेट करते हैं, है ना। तो उसके कारण से क्या होता है, वो एकदम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करते हैं इस तरीके से। क्लियर है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आते हैं तो दे गिव यू अ magnetic that give you a changing electric field and that changing electric field causes an magnetic field। मैंने एक चीज बताया आपको कि changing electric field तो आपको मिलेगी, ठीक है, आपने ये ऑसिलेट कराया, gives you आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंजिंग होने के प्रॉपर्टी का मैक्सवेल ने क्या बोला था और प्रूव करके दिखाया ना उन्होंने कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो गिव्स यू द मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड गिव यू दिस मैग्नेटिक फील्ड। यदि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड खुद से जनरेट नहीं हुआ है, इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया एंड दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, P दे दिया नाम इसको। तो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का, तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, चेंज होने के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला। ठीक है, यहां से कहानी खत्म नहीं होती। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद करिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स यू अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करता था ना, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया इसने क्या किया, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया। अब इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट करेगा, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट करेगा, एक और लूप जनरेट कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और फिर वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट करेगा, फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती करते हैं और ये क्या करते जाते हैं, प्रोपोगेट करते जाते हैं। एक बार ऑसिलेट हो गया चार्ज, एक बार चार्ज ऑसिलेट कर दिया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। दिस इज अ कंटिन्यूअस चेन प्रोसेस। ठीक है, तो इसलिए आप यहां से बात करते हो, इसलिए पाकिस्तान में सुनाई देता है या फिर हिंदुस्तान में सुनाई देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों, एक बार डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया तो ये एक दूसरे को क्रिएट करते जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा। इट्स अ कंटीन्यूअस चेन प्रोसेस, इसलिए उसको कोई भी दूसरे एनर्जी सोर्स की जरूरत नहीं है उसको प्रोपेगेट कराने के लिए। और दिस इज, लेट मी टेल यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द ट्रांसवर्स वेव्स and they do not need any medium to propagate, है ना। there were so many experiments, माइकलसन मोर्ले का एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उन्होंने भी that was approximately 18th century में 1887 अप्रोक्सीमेट, तो उसमें उन्होंने प्रूफ किया। पहले ये साइंटिस्टों में बहुत सारी बात चलती थी, जैसे साउंड वेव्स जो हम बोल रहे हैं आपके कान तक कैसे पहुंच रही है, कुछ जो इंटरमीडिएट पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनली मोशन कर रहे हैं, मतलब कि दे आर वाइब्रेटिंग इन सच अ फैशन, इधर इधर ऐसे। तो these are called longitudinal waves, they require medium to propagate। जैसे पत्थर आप डाल देते हो नदी में, तो because they have the molecules, तो क्या करते हैं, propagate करते जाते हैं, है ना, क्योंकि particles है वहां पे, तो there is a propagation there। But what you see this when जब आप electromagnetic wave की बात करते हो तो there is no any such kind of medium। and उस समय ये बात की गई थी कि there is something like a medium called ether। ether एक मीडियम सपोज बहुत प्रेडिक्ट किया गया था साइंटिस्टों के द्वारा, तो वहां पे ईथर का कॉन्सेप्ट लाया था, लेकिन उसको माइकलसन मोर्ले ने प्रूव कर दिया कि there is nothing like ether, है ना। ईथर ऐसा कोई मीडियम पार्टिकल नहीं है जिसके कारण आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो रही है, मतलब कि जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट हो रही है। Clear? So this is electromagnetic wave which doesn't require any kind of medium to propagate. Clear? The sound waves में जैसे compression, rarefaction होता था, याद करिए 11th क्लास को, साउंड वेव्स में प्रोपेगेशन होता था, है ना, कंप्रेशन एंड rarefaction। लेकिन यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कोई भी इस तरह की चीज नहीं है, यहाँ पे these are transverse waves and they do not require any kind of propagating medium। क्लियर है, इतना समझ में आ गया कि एक्सेलरेटिंग चार्जेस आपके क्या करते हैं, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई एक बार तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, एक कंटीन्यूअस प्रोसेस।
तो आप कैसे इक्वेशन दोगे? यदि हम ये मान लें कि आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलग एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अलग वाई डायरेक्शन में, एंड अलग जेड डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है, ये जो वेव्स हैं उस साइड प्रोपेगेट होती हैं। तो इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलग एक्स डायरेक्शन गिवन बाय E नॉट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड साइन kz minus omega t, है ना, और दिस by equals to B naught sin kz minus omega t, where k is the wave vector is given by 2 pi by lambda. So very important to understand these concepts, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको आप समझिए। और फिर इसके आगे हम आगे भी बात करेंगे कि किस तरीके से रिलेशंस को हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। तो E is related by B, E by C equals to B, है ना, तो आप या फिर E equals to B into B naught C, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिलेशंस भी आपको पता होने चाहिए कि यदि आप E naught डिवाइड बाय B naught कर रहे हो तो इक्वल्स टू किसके होगा? C के। एक चीज और रिलेशन आप याद रखिएगा कि जब कोई भी मीडियम सपोज करते हैं, सपोज करिए ये एक मीडियम है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जब यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई तो ये क्या करेगी, इसको क्या करेगी, इस मीडियम को क्या करेगी, इसमें पार्टिकल्स जो है उसको क्या करेगी, एनर्जी ट्रांसफर करेगी। यदि इसको एनर्जी ट्रांसफर कर रही है तो ये इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको ट्रांसफर करेगा, फिर यहाँ से एक ये, और यहाँ पे यदि नॉर्मल एक वेव जो चल रही है इसकी यदि 1 सेकंड लगाइए एक साइकिल कंप्लीट करने में तो ये कितना 2 सेकंड, एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ। तो ये जो मीडियम है, जो पार्टिकल्स हैं उनको एक्साइट करने के लिए, है ना, ये प्रोपेगेट तो हो रहा है, इसने इसको प्रोपेगेट किया, इसने इसको इंफॉर्मेशन दिया, इसको इस तरीके से एक चेन प्रोसेस। तो यहाँ पे लेकिन इसको ट्रांसफर करने में कुछ टाइम तो ज्यादा लगेगा ना। अब जैसे आप भीड़ से जा रहे हो, भीड़ से यदि जा रहे हो तो धक्का मार के भाई साइड हो जाओ, टाइम लगेगा ना। और यदि रोड में कोई नहीं है तो सीधे चले जाओगे, है ना। तो वैसे यहाँ पे इसमें रोड में कोई नहीं है, इसलिए सीधे चला गया। यहाँ पे रोड में भाई बहुत सारे लोग हैं तो इसको भाई साइड राइड करने में इसको टाइम लग जाएगा ना। तो यहाँ पे किसी भी मीडियम में जो मीडियम के होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, इसमें टाइम जो है वो ज्यादा लग जाएगा। लेट मी टेल यू दिस, स्पीड जो हो जाएगी यहाँ पे कम हो जाएगी और यहाँ पे स्पीड जो है वो कांस्टेंट बनी रहेगी, समझ रहे हो आप। तो यदि यहाँ पे स्पीड की यहाँ और यहाँ की स्पीड से कंपैरिजन करोगे देयर विल बी चेंज इन द स्पीड, यहाँ स्पीड कम हो जाएगी। तो समझ गए इतना बात। तो एक रिलेशन में आपको और बता दूं, एक रिलेशन और बता दूं कि दैट इज इक्वल्स टू म्यू एप्सिलॉन। यदि एक कोई भी आपका मीडियम है, सपोज करिए कोई भी मीडियम है जिसके थ्रू आपका वेव प्रोपेगेट हो रहा है, तो आपको मैंने बताया था कि उसका एक परमिएबिलिटी होता है हर एक मटेरियल का। याद करिए आपको जब मैग्नेटिज्म पढ़ा रहा था और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा था तो वहां पे एक परमिटिविटी और एक परमिएबिलिटी कॉन्सेप्ट आया था। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, ये मैग्नेटिक फील्ड के केस में होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, याद करिए आप। तो इन दोनों के कारण यदि इन दोनों को आप इस तरीके से लिख पा रहे हो तो दैट इज इक्वल्स टू सी। और यदि यहाँ पर कोई भी सपोज करिए फ्री स्पेस है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका रिलेशन होता है। क्लियर है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नाउ let us see this question. Do electromagnetic waves carry energy and momentum like other waves? Yes, they do. Because we have studied that energy due to the electric field is epsilon E square divided by 2. पढ़ चुका है हमने। और यू भी हमने याद करिए जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर पढ़ रहे थे, जब एनर्जी स्टोर कर रहे थे कैपेसिटर में, ये थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रहा था इंडक्टर में वो क्या था, ये था, है ना। So these two waves have their different values of energy. Okay, so if they are in this plane or this plane electric charges, suppose करिए कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज आपका रखा हुआ है और उसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रहे हो, they will set and sustained motion। क्या होगा, चार्जेस क्या करेंगे, एक उनमें मोशन क्रिएट हो जाएगा। क्यों क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें मोशन क्रिएट कर देंगे। ठीक है। सस्टेन द मोशन इन बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं तो उसमें क्या कर देंगी, मोशन सस्टेन कर देंगी। किसमें, चार्ज पार्टिकल में। ऑलराइट, सो यू बिकॉज दे हैव सच एनर्जी, है ना। ऑलराइट, दिस इलस्ट्रेट्स द फैक्ट दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। So this is the energy
और यदि आप चार्ज पार्टिकल को रख रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, तो यदि वो मोशन में हो रहा है, मोशन यदि उसमें आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि इट हैज आल्सो मोमेंटम। किसके पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास। So it carries momentum and electromagnetic waves exert a pressure called radiation pressure। यदि इसमें मोमेंटम है, यदि आप प्रूफ करके दिखा दिए है कि यदि आप चार्ज पार्टिकल जो है यदि मोशन में सेट हो जा रहा है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये इसके पास मोमेंटम है। क्लियर है? तो उसके कारण क्या होगा, एक प्रेशर भी जनरेट होगा जिसको बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। यदि उसके पास मोमेंटम है तो डेफिनेटली प्रेशर तो जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि कितना प्रेशर जनरेट होगा। चलिए एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, दैट इज द रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला, दैट इज टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू अ सरफेस। सपोज करिए दिस इज माय सरफेस, हैंड इज अ सरफेस एंड सनलाइट इज कमिंग टू मी, है ना, सनलाइट इज कमिंग टू मी, देन डेफिनेटली दिस माय पाम सरफेस, जो इसका जो सरफेस एरिया है उसमें क्या होगा, मोमेंटम ट्रांसफर तो होगा ना, रेडिएशन का प्रेशर तो होगा, मतलब कि इसका जो एनर्जी है ट्रांसफर हुआ, जितना रेडिएशन की एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो मेरे हाथ के सरफेस में एट किसी भी टाइम टी पे डिवाइड बाय सी, उसको यदि मैं सी से डिवाइड करूं तो मैं इजीली उसका रेडिएशन का प्रेशर मेजर कर सकता हूं। तो 1903 में अमेरिकन साइंटिस्ट निकोल और हुल, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने विजिबल लाइट्स के कारण कितना रेडिएशन प्रेशर जनरेट होता है, यदि हम सन के मतलब कि सन की रोशनी के सामने खड़े हुए हैं और हम देखना चाहते हैं कि हमारे पाम में कितना रेडिएशन प्रेशर जनरेट हुआ, बिकॉज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज दिस मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम, सो एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट दिस सी। So he find it and he calculated and he got the value of P equals to 7 into 10 to the power minus 6 Newton per meter square। तो surface area is 10 centimeter square, तो आपका फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, of the order of 10 to the power minus 9 Newton, right? So F equals to 7 into 10 to the power minus 9 Newton। So this is amount of force which is very less। तो आप के ऊपर प्रेशर तो लगा है, रेडिएशन प्रेशर, बट इट इज so small that you are not able to realize। ठीक है, तो रेडिएशन के कारण प्रेशर आपके पाम में ऊपर लग रहा है, आप जब सन शाइन होता है तो that value is very less because it divided by C 3 into 10 to the power 8 meter per second, all right, so it becomes very less, so that's why you don't realize that। so लेकिन रेडिएशन प्रेशर तो होता है और उसका विजिबल लाइट में देखा तो इतना होता है। क्लियर? तो इतना समझ में आ गया आपको, तो it's a very important to understand। Clear? So this is a very small example that I put in front of you, so please understand this term and these energy values because they can be used for solving the numericals। all right, let us do one numerical, students। now let us do one problem। A plane electromagnetic wave of frequency 25 megahertz and it travels in the free space, all right, so along the x direction, let me tell you, this is along x डायरेक्शन में आपकी वेव ये जा रही है। ठीक है, traveling in the x direction at a particular point in the space and time, E आपका दिया हुआ है, E is given to you, that is 6.3 J volt per meter। all right, you have to find out the value of B आपको निकालना है। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक समझ आ गया कि ये J डायरेक्शन है और जो आप यदि ये दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन, दिस इज z डायरेक्शन, सो x डायरेक्शन में i कैप आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है, और दिस इज j कैप एंड दिस इज k कैप। क्लियर? सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग y एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया ना इतना? और ये जो आपका जो जो B होगा, आपको एक चीज मैं अभी बताता हूं, चलिए B निकालते हैं फिर उसके बाद अपन बात करते हैं। B इक्वल्स टू क्या होता है, E बाय C। याद आया कुछ? B इज इक्वल्स टू E बाय C। यदि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, अभी डायरेक्शन पे नहीं जाएंगे, तो 6.3 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? E बाय C, C क्या है, 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। याद करिए, कुछ याद आ रहा है? दिस इज 6.3 डिवाइड बाय 3 into 10 power 8, ये किस फॉर्म में हो जाएगा, वोल्ट सेकेंड डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
is second volt second, और this is equals to Tesla. This is equals to Tesla. इसको आप डिवाइड करो, 3 2 जा 3 1 जा, तो 2.1 into 10 power minus 8, this is Tesla. ठीक है, तो B की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 2.1 into 10 power minus 8 टेस्ला. क्लियर? इसको आप टेस्ला के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, दिस इज इन द SI सिस्टम, दिस इज टेस्ला. सो यू वांट दैट, एंड यू नो दिस E क्रॉस B इस डायरेक्शन, मतलब क्योंकि E और B जो होता है हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. तो E का डायरेक्शन J है और आपका ये यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, I, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, K. क्या होना चाहिए, K, क्योंकि J क्रॉस K क्या होता है, वेक्टर या वेक्टर अलजेब्रा. J क्रॉस K इक्वल्स टू I. यदि यही भी यहाँ पे क्या होता है, K क्रॉस J होता तो क्या होता है, इसका रिवर्स हो जाता, माइनस हो जाता. ठीक है, तो J क्रॉस K डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. याद करिए योर सिस्टम I J और K, ये दिस इज इस तरीके से चलता है, I J K, J K का I, K I का J, इस तरीके से. और यदि इसी का रिवर्स कर दोगे आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, K J माइनस I, है ना, J I माइनस K, रिवर्स डायरेक्शन. यदि क्लॉकवाइज कर दो, एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव रहेगा. सो दिस इज गॉट, आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट, एंड दिस इज I डायरेक्शन. आपका I डायरेक्शन में x ऑलरेडी प्रोपेगेट कर रहा है, तो E क्रॉस B इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन अलॉन्ग x एक्सिस. ठीक है, तो यदि आपका B, यदि ये जो प्रोपेगेशन है अलॉन्ग I डायरेक्शन है और आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग Z डायरेक्शन है, तो आपका K कहां होना चाहिए, ऑलराइट. इस तरीके से अलॉन्ग दिस Z डायरेक्शन, है ना, याद आ रहा है कुछ. So this is along Z direction. So B is equals to 2.1 into 10 power minus 8 K cap Tesla. है ना, इतना क्लियर है? क्योंकि E क्रॉस B जो है वो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को बताता है. तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज along I vector. So the K J cross K equals to I. Alright. So you have got it. So this is the value of magnetic field along the direction K along the z-axis. So the 2.3 and minus 8. This is unit vector K cap Tesla. All right. This is all.